नमस्कार, दोपहर की दो टूक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई करार दिया और कहा कि गहलोत सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाना चाहती है। इसके साथ ही अमन चोपड़ा के समर्थन में ट्विटर पर भी आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में जयपुर कोर्ट ने राहत देते हुए अमन चोपड़ा के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद अमन को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस न सिर्फ नोएडा पहुंच गई बल्कि उनके घर का ताला तोड़ने की भी कोशिश की। हालांकि यूपी पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया और राजस्थान पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। न्यूज 18 एंकर अमन चोपड़ा को कोर्ट से बड़ी राहत। जयपुर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने नोएडा पहुंची थी पुलिस। अमन के घर का ताला तोड़ना चाहती थी पुलिस। यूपी पुलिस ने ताला तोड़ने की इजाजत नहीं दी। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। अमन चोपड़ा के समर्थन में खड़े हुए लोग। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा हैशटैग आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा। अमन के खिलाफ कार्रवाई पर बीजेपी का निशाना। करौली के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को गिरफ्तार करने के बदले आज राजस्थान पुलिस को एक पत्रकार के खिलाफ उन पर कार्रवाई करने के लिए भेजा जा रहा है और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकता है। बीजेपी ने कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आदरणीय अमन चोपड़ा जैसे निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार को जिस तरह से अशोक गहलोत की औरंगजेबी वृत्ति वाली सरकार उत्पीड़ित कर रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। और न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, उस कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा जिसने इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नोएडा भेज दी गई है। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने डेरा जमाया हुआ है और सवाल ये है कि जब राजस्थान हाई कोर्ट ने 2 मामलों के अंदर स्टे दे दिया उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, क्या कहेंगे कि राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरे जमा दिया? मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति करती है। उनके विधायकों के विधायक पुत्रों के दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन इतनी सक्रिय राजस्थान की पुलिस कभी नहीं हुई। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी इस तरीके से और लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होना, तो मुझे लगता है कि जिस विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति अशोक गहलोत की सरकार कर रही है उसकी एक मिसाल है। मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरीके से प्रतिबंधित करके वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे किसी एक पूर्व विधायक ने प्रियंका गांधी जी को कानून व्यवस्था को लेकर एक टिकट उनको टैग करी, उसकी परिणति ये हुई कि आज भी वो जेल में है। तो ये एक वानगी है। अमन चोपड़ा तो केवल एक उस तरीके का एग्जाम्पल है जो सरकार के खिलाफ
अपनी सही और सटीक बात को रखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार शायद सुनना नहीं चाहती या बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो उसी की प्रैक्टिस का ही नतीजा है ये। तो मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मुझे लगता है कि जो राजस्थान की सरकार ने रास्ता अख्तियार किया है, आज नहीं तो कल वो जन आक्रोश का कारण बनेगा। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ही कहा था, मीडिया की स्वतंत्रता की बात की, कहा कि केंद्र सरकार गला घोंट रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही। नहीं, वो भूल जाते हैं, लोकतंत्र की बात भी करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद आपातकाल लगाने का और प्रेस को प्रतिबंध करने का काम उसी समय हुआ था। और मुझे लगता है इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अशोक गहलोत भी राजस्थान में वो काम कर रहे हैं। बूंदी में जिसने केस दर्ज कराया, उनके खुद के खिलाफ 2 केस, धर्मेश शर्मा कांग्रेस के जिला सचिव है, उनके खिलाफ एक हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ उसी के बाद में, एक SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। नहीं, कुल मिलाकर राजस्थान में जितने इस तरीके के मसले हैं उसमें एक विभेद साफ तौर पर दिखता है कि जहां कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की कोई बात हुई है, चाहे उनके विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उन पर तो सरकार कंजूसी करती है, परहेज करती है, और उनके विचारों के खिलाफ कोई लिखता है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और प्रतिशोध और विद्वेष तक उतर आते हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से रामलाल शर्मा जो है वो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, और कांग्रेस नेता हमारे साथ राजेंद्र आर्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जो है मेरा सवाल राजेंद्र आर्य जी आपके साथ है। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है, अभी अभी आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो क्राइम यहां पर हुआ था, जो आरोप यहां पर लगे थे इंजीनियर के साथ मारपीट को लेकर, उस विधायक की गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई, और आपने एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पुलिस जो है वो नोएडा भेज दी। कानून का ये दुरुपयोग कहना है सतीश पूनिया का। आसिफ भाई, ये बिल्कुल आरोप निराधार है, और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं और उस एजेंडा के लिए ही बात हो रही है। मुद्दा ये है कि अमन चोपड़ा ने क्या क्या था, मतलब उस प्रोग्राम के अंदर जिसमें उन्होंने कहा था कि जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला। तो आप मुझे एक बात बताइए, मतलब राजगढ़ के अंदर जो घटना हुई, राजगढ़ की घटना का जो हुआ था मास्टर प्लान के ऊपर, नवनिर्वाचित नगरपालिका बोर्ड की द्वितीय बैठक के अंदर, जो कि भाजपा के द्वारा मतलब पूरी तरीके से नियंत्रित बोर्ड है, उसका चेयरमैन भी भाजपा का है, 35 में से 34 मतलब पार्षद भाजपा के, उसकी बैठक के अंदर यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि मतलब अतिक्रमण हटाया जाए। तो उसकी बाद, और वो कार्रवाई हुई थी 17 अप्रैल को, जहांगीरपुरी में मामला हुआ 20 अप्रैल को, और 22 तारीख को अमन चोपड़ा जी कार्यक्रम करते हैं, और पूरे देश के अंदर मतलब वो लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, मतलब एक पत्रकार की भूमिका की बजाय एक राजनेता की तरह, खासकर वो राजनेता जो कि कट्टरपंथ की राजनीति करते हैं, उस तरीके से लोगों की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। तो राजस्थान पुलिस ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस प्रदेश का जो माहौल है वो बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। रामलाल जी, के ऊपर जो मामले अलग अलग मतलब थानों के अंदर FIR दर्ज हुई, उनके अंदर अलग अलग धाराएं, आप कहो तो मैं धाराएं पढ़ के सुना सकता हूं। लेकिन सर धाराओं के बाद में हाईकोर्ट ने राहत भी तो दी, हाईकोर्ट ने रोक तो लगाई। हाईकोर्ट ने राहत गिरफ्तारी नहीं होने की दी है। हाईकोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि पूछताछ नहीं होगी। अगर उन्होंने मतलब वहां पे जो पुलिस गई है, उन थानाधिकारी ने वकायदा कहा है कि हमें यह बताया जाए कि ये एपिसोड की कॉपी दी जाए, स्क्रिप्ट किसने लिखी, प्रोड्यूसर कौन है, उनके पते और नाम मांगे गए। अरे भाई, आप जांच में सहयोग क्यों नहीं करते? आप इस बात को भावनात्मक रूप से, मैं कहता हूं पूरे ट्विटर पे हैशटैग, ट्विटर को भी नोटिस जारी किया, ट्विटर पे हैशटैग चलता है कि आई स्टैंड विद अमन शर्मा। अरे भाई, हम भी अमन शर्मा के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन बताओ तो सही अमन शर्मा ने काम कौन सा किया? उन्होंने जो घिनौना काम किया उसके लिए आज वो चोरों भागते भागते फिर रहे हैं। रामलाल जी, आज एक बात बताइए, वो भागते फिर रहे। रामलाल जी, साफ तौर पर ये कहना है, आपने सुना कि राजेंद्र आर्य ने क्या कुछ कहा, लेकिन चूंकि सतीश पूनिया जी ने कहा कि ये कार्रवाई जो है वो ये दिखाती है कि राजस्थान के अंदर जो है वो इंजीनियर को लेकर जो कार्रवाई की गई उस पर जो है वो कानून ने दूसरी तरीके से काम किया। एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो नोएडा भेज दिया गया।
तो कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। रामलाल जी, देखिए आसिफ भाई, जिस तरीके की बातें अभी राजेंद्र जी कर रहे थे, मैं राजेंद्र जी की एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड राजगढ़ के अंदर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद हैं, निर्दलीय 20 पार्षद हैं, एक कांग्रेस का पार्षद है। जिस बोर्ड बैठक के जिक्र राजेंद्र जी कर रहे हैं, उस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता वो कर रहे हैं आपके विधायक जोरीलाल जी मीणा। आपके उपखंड का अधिकारी उस बैठक के अंदर मौजूद है। प्रस्ताव इस बात का लिया जाता है, बैठक का चेयरमैन लेंगे। अरे मेरी बात सुनिए, स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार को अधिकार है। आरोप लगाते जाओगे। आपका विधायक क्या कर रहा था, बात सुनिए, पहले सुनने की मादा रखिए। उस बोर्ड बैठक में प्रस्ताव इस बात का लिया गया था कि अपूर्ण गौरव पथ को अतिक्रमण हटा के पूर्ण करने के लिए, अगर गौरव पथ को हटाने के अलावा मंदिर हटाने का प्रस्ताव लिया गया हो तो आप बताइए हमें कि यह प्रस्ताव आपके बोर्ड में मंदिर हटाने का लिया गया है। क्यों आप असत्य वाचन कर रहे हो, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? नंबर एक। आसिफ भाई, मैं ये पूरा नोट दिखाने के लिए तैयार हूं, जो प्रेस नोट जो कलेक्टर ने जारी किया है, ये असत्य बात नहीं करेंगे। विधायक होते हैं, कानून बनाने का जिम्मा है इनके पास में, लेकिन ये असत्य बात नहीं करेंगे। मैं कलेक्टर की रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। पुलिस सरकार के द्वारा भेजी जाती है। अच्छा। उपखंड का अधिकारी सरकार के द्वारा भेजा जाता है। नगर पालिका का ईओ सरकार के इशारे के ऊपर जाता है। नहीं तो चेयरमैन किसके इशारे पे काम करता है? चेयरमैन किसके? जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि चेयरमैन होता है, जनता का प्रतिनिधि चेयरमैन होता है, वो किसके इशारे पे काम करता है? बताइए आप। ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया अमन चोपड़ा ने? ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया? अरे अमन चोपड़ा ने जो प्रोग्राम दिखाया उससे नफरत फैलती है, दहशत फैलती है लोगों के अंदर। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह की एक ऐसे पत्रकार का पक्ष ले रहे हैं जिसने की गलत काम किया। अगर वो सच्चा है तो भागता क्यों कर रहा है? उसको आना चाहिए कानून के सामने, उसको कानून के सामने आके और फेस करना चाहिए। जो चार्जेज है उसको कोई पकड़ के पूछताछ तो की जाएगी ना, पूछताछ की जाएगी। राजेंद्र जी, चूंकि मामला सब जुडिस है, हाईकोर्ट के अंदर है, चूंकि हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर जो है वो दखल दिया है, तो हाईकोर्ट का भी तो कहीं ना कहीं सम्मान किया जाना चाहिए ना। आसिफ भाई, हाईकोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा है कि मतलब उनसे पूछताछ नहीं की जाए या जांच नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी पे रोक है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर वो जांच में सहयोग करेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन अगर वो चोरों की तरह भागते फिरेंगे तो पुलिस वहीं पे रहेगी। आप इस चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि जो नोएडा के अंदर पुलिस गिरफ्तार करने नहीं गई, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने साथ में वो पॉइंट्स भी दिए हैं कि इन चीजों का जवाब दीजिए आप। वहां पे भी गई थी, मतलब चैनल के ऑफिस भी गई थी, वहां पे भी वही क्वेश्चंस दिए उनको। जैमिनी जी, मैं आपके पास आता हूं। रामलाल जी, आपके पास आता हूं, चूंकि मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ है और इस तरीके की। जैमिनी जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आपके सामने हुआ, बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपने बहुत सालों से जो है वो पत्रकारिता के आप क्षेत्र के अंदर हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, पहले पुलिस का वहां पर जाना और फिर जो है हाईकोर्ट का इसके अंदर जो है इंटरवेयर करना, और इसके साथ सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 जगह एफआईआर दर्ज हुई थी, अलवर में, बूंदी में और डूंगरपुर में, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो है वो तीनों जगह पर नहीं हो सकती है, एक जगह पे हो सकती है, उसको लेकर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कानूनी पेज भी जो है इसमें जैमिनी जी अड़ रहा है, और जो बोलने की आज़ादी है वो अपनी जगह है। देखिए आसिफ भाई, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते हुए आप इतनी सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। आज ही जो राजस्थान के डीपीआर मिनिस्टर अशोक चांदना जी ने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल में 3 बार के सीएम में मीडिया फ्रेंडली रहे हैं और उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून की भी हिमायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकारों के लिए सरकार समर्पित है। एक तरफ हम ये भाषा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक है शब्दों के चयन में कोई दोष हो सकता है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती जो मुकर्रर राजस्थान पुलिस कर रही है। और दूसरा स्टेट इंटर स्टेट का जो मामला है कि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है, उसके घर पहुंच जाती है, ताले तोड़ने लगती है, तब उस पुलिस को सूचित करते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख रखा है कि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है तो वहां से वेरीफाई करे, और पुलिस के हालात तो क्या है वो सबसे छुपे हुए नहीं है। ये 3 राज्यों की पुलिस का हमने अभी तेजेंद्र बग्गा के मामले में देखा हमने कि पंजाब पुलिस पकड़ के ले जाती है, दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस छुड़ाती है। क्या हो रहा है ये नाटक? पहले मुंबई में हुआ
कि मुंबई में बिहार पुलिस चलेगी, आसाम में हुआ, तो आखिर हम इस स्टेट को, इस प्रदेश को, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? हम केवल हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हमारे अहम को किसी ने चोट पहुंचा दी तो हम इतने विचलित हो जाएं कि उसके वजूद पर भी आंच लगा दें? ऐसा कृत्य लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जिस लोकतंत्र में महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने हरिजन अखबार चलाया, उन्होंने अखबार चलाया, वो खुद पत्रकार रहे और उन्होंने हमेशा कहा कि पत्रकार की आवाज को संतुलित ढंग से समझकर उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा नहीं लिख रखा। ठीक है, उन्होंने शब्दों को, कई बार जो खबर का होता है, एक एंगल होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको सेट करने के लिए लास्ट की वर्डिंग को ट्यूनिंग बिठाई जाती है, उसमें बैठ गया होगा। लेकिन उससे इतना बड़ा बवाल पैदा करना, इससे पहले ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले सचिन पायलट का जब मामला चला था उस समय भी मुकदमे दर्ज हुए थे। सचिन पायलट के निजी सचिव के और एक राजस्थान के, दिल्ली के बड़े चैनल के राजस्थान के हेड है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा खुद सूबे के जो मुखिया हैं वो एक अखबार के लिए कह चुके हैं कि वो हमारे खिलाफ लिखते हैं, उसकी कितनी कॉपी छपती। तो जो तमाम भाषाएं बोली जा रही है, ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर एक राजनेताओं का, चाहे राजेंद्र जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि षड्यंत्र है किस तरीके से क्योंकि ये जो बात कही जा रही है ये एक पत्रकार के जरिए कही जा रही है। ये बात कोई आपसे राजनीति दल का प्रवक्ता नहीं कह रहा है, कोई राजनेता नहीं कह रहा है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार की आवाज है। देखिए आसिफ भाई, मैं अक्सर इनके साथ बैठता हूं और मैं एक पत्रकार के नाते इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज जिस तरह से ये बात कर रहे हैं ये वास्तव में बड़ी चिंताजनक बात है। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ये ट्विटर के अंदर जो पोस्ट था उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला, और हैशटैग चलाया अलवर के औरंगजेब। अरे भाई, क्या ये पत्रकार की भाषा है? फिर मैंने आपको बताया 17, 20 और 22 इन तारीखों में भी कोई तालमेल है? उस आदमी को पत्रकार होने पे शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरी पत्रकार बिरादरी को उस आदमी का बहिष्कार करना चाहिए जिसने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इस लोगों के भावनाओं के साथ, धार्मिक सांप्रदायिक जो भी हमारी भावनाएं होती है उनके साथ खेलने का प्रयास किया। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, आज अगर उसने कोई अच्छा काम किया होता तो हम सबसे पहले उसका सपोर्ट करते, लेकिन उसने गलत काम किया है। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम। राजेंद्र जी, सीआरपीसी के तहत मामले दर्ज है। अगर सीआरपीसी गलत है तो आप बता दीजिए, संविधान गलत है तो आप मैं लौट रहा हूं राजेंद्र जी आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूं राजेंद्र जी से कि कल बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को झूले पे झुलाया था और ऊपर क्या भाषा लिखी थी? आपने क्या बीजेपी वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? क्या ट्वीट हटा दिया? लेकिन ट्वीट तो किया था, नोटिस देने के बाद ट्वीट हटाया उन्होंने। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराई? अरे नहीं हटाते तो हो जाती है एफआईआर, नहीं हटाते तो एफआईआर भी हो जाती, अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर होती। आप सोचिए, देखिए ऐसा इतनी ढील नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा पत्रकारों को फ्रीडम मिली है। आप सोचिए, पत्रकारों का जितना हितैषी कांग्रेस राज है, मैं कांग्रेस राज में, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम कभी भी पत्रकारों को या उनके जो अधिकार है उनके ऊपर हनन नहीं करते, ना अतिक्रमण करते। आपको पता होगा वसुंधरा जी की सरकार में पत्रकारों के खिलाफ जो काला कानून आया था उसका सबसे पहले विरोध हमने किया था। रामलाल जी, हम पत्रकारों की स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन पत्रकार भी अपनी गरिमा को समझे, और वो पूरे के पूरे उस एक पत्रकार की वजह से पूरा पैसा बदनाम हो रहा है, एक पत्रकार की वजह से पूरा पैसा बदनाम हो रहा है। उस पैसे को बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र का चौथा खंभा है पत्रकारिता, लेकिन अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों की वजह से पूरी जमात को बदनाम किया जा रहा है। आपको शर्म तो नहीं आ रही होगी? अरे आपको आएगी शर्म तो। आप ऐसे आदमी का समर्थन कर रहे हैं जो आपका एजेंडा चला रहा है, आप उसको अपने भाजपा में शामिल कर लीजिए ना, आप उसके कंधे पे बंदूक मत रखिए, आप उसको अपने पार्टी में शामिल कीजिए। राजेंद्र जी, ये बेबुनियाद आरोप है। किसी पत्रकार के लिए ये कहना कि किसी पार्टी में शामिल कर लिया जाए। कहा कि हैशटैग क्या चला है बताइए, हैशटैग क्या था? वो हैशटैग मतलब राजस्थान की सरकार को संज्ञा दे दी। अरे भाई, आप इस चीज को देखिए, राजस्थान की सरकार न तो धर्म के आधार पे चलती है, संविधान के आधार पे चलती है, लोकतांत्रिक सरकार है, केंद्र की सरकार। राजेंद्र जी, पत्रकार तो सवाल पूछते हैं ना सरकार से। शब्दों का चयन बहुत बड़ी बात होती है। संविधान ने शब्दों के चयन पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप भावनाओं को नहीं भड़का सकते, और जो जिस पद पे बैठा हुआ है उसकी उतनी ही गरिमा होती है।
विष्णु अरे राजेंद्र जी सबसे ज्यादा टूटे रामलाल राजेंद्र जी आप तो 3 बार के विधायक, आपको तो पता होना चाहिए पिछले कार्यकाल में 150 से ज्यादा मंदिर जयपुर में आपके राज में टूटे हैं। कार्रवाई करने का एकमात्र ठीक है राजेंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास में। रामलाल जी मैं आपके पास में भी आऊंगा। जयपुर से हमारे साथ विष्णु शर्मा लगातार बने हुए, मैं विष्णु के पास चलता हूं। विष्णु, अब चूंकि 3 एफआईआर थी, 2 एफआईआर कोर्ट ने रद्द कर दी, 1 एफआईआर पे ये चल रहा है, क्या अब इसको लेकर अपडेट कानूनी कार्रवाई के तौर पर, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें सीधा दखल देते हुए जो है वो गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा दी है, अब आगे क्या? देखिए, अब तक जो अपडेट है वो यही है कि अलवर, बूंदी और डूंगरपुर में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। लगभग सभी जो मुकदमे थे उनमें धारा एक समान थी। अब जो हाई कोर्ट ने अमन चोपड़ा को राहत देते हुए अलवर और जो बूंदी के मामले में उनको राहत दी है, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन डूंगरपुर में जो एफआईआर दर्ज हुई थी बिछवाड़ा में, वहाँ जो पुलिस है वो अभी नोएडा में पिछले कई दिनों से डूंगरपुर पुलिस जो है वहाँ पर डेरा डाले हुए। एडिशनल एसपी जो सुरेश सांवरिया हैं वो उस टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ भी चूंकि पुलिस आमने सामने है, अब तक की जो कार्रवाई है अब अलवर और बूंदी पुलिस रुकेगी यहाँ पर, लेकिन डूंगरपुर पुलिस की जो कार्रवाई है वो वहाँ पर जारी रहेगी। इसके अलावा एसओजी जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है, एसओजी भी अपने एक पैरेलल जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में कर रही है, और अब देखते हैं कि किस तरह से इस मामले को आगे पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि पूरे जो अधिकारी हैं इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में आगे क्या रणनीति है कुछ बताने वाला नहीं है, लेकिन एसओजी और डूंगरपुर पुलिस अभी तक इस मामले में एक्टिव है। जी विष्णु, यानी कि नोएडा के अंदर अमन चोपड़ा के घर के बाहर या उनकी जो सोसाइटी है उनके बाहर अभी भी पुलिस मौजूद है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और 2 जिलों की जहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी वो पुलिस लौट चुकी है? देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि डूंगरपुर पुलिस जो है सबसे पहले नोएडा पहुंची थी। वहां जब मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद तत्काल पुलिस एक्शन में आई और डूंगरपुर पुलिस जो है नोएडा पहुंच गई। इस पूरे मामले में पुलिस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एक का एक बैक टू बैक 3 एफआईआर 3 जिलों में दर्ज हुई, सभी में एक ही आरोप थे, और बाद पुलिस बहुत तत्काल जो है इस पूरे मामले में एक्टिव होती है। डूंगरपुर पुलिस नोएडा पहुंचती, वहीं डेरा डाले हुए, लेकिन जो आरोप है वो यही है कि बाकी जो जैसे करौली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, भीलवाड़ा में हुई, जोधपुर में हुई, जो मुख्य जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोग होते हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, लेकिन एक मुकदमे में पुलिस बहुत एक्टिव होती है, डेरा वहाँ डाले हुए हैं। ऐसे में सवाल यही होता है कि एंकर जो है उन्होंने अपनी जो बात कही, क्या वो ही सब अपराध है या बाकी जो अपराध हैं उनके लिए भी पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करेगी? जी जयमनी जी, अंतिम टिप्पणी आपसे, आखिरी रिमार्क, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ है। जैसा आपने कहा कि शब्दों के चयन को लेकर बातचीत है, चूंकि मुद्दा था उस समय, और टीवी में होता दरअसल ये है, राजेंद्र जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब सूचनाएं बहुत तेजी से आती हैं तो उनको उसी तरीके से प्रसारित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सूचनाओं को मिलने के अंदर और दिखाने प्रसारित करने के अंदर 1 से 2 मिनट या 5 मिनट की ऐसी चूकें सामने आती है जो तारीखें आप लेकर बैठे हैं। जयमनी जी, टिप्पणी आपकी, क्योंकि मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ है और लगातार जो है मुख्यमंत्री भी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में जो है वो इस वक्त किस तरीके का रवैया जो है वो सरकार का रहना चाहिए? देखिए, इस समय सरकार का रवैया, अगर अमन चोपड़ा ने जो शाब्दिक चयन किया उसमें दोष है तो उसके लिए वो खेद व्यक्त कर सकते हैं, अगर वो माने तो। एक सॉफ्ट यही रहता है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है या जो भी मानहानि के दावे होते हैं जो खबरों का होता है, उनमें यही आज तक होता है कि वो कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं, नाम अपना खंडन छाप देते हैं। इससे ज्यादा आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई किसी पत्रकार के खिलाफ ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ। ये बरसों से यही ट्रेंड चला रहा है। अब इसमें क्या होता है कि एक पत्रकार एक इंसान है, उसके ऊपर मानसिक दबाव होता है, माहौल का दबाव होता है, और उसे अपनी खबर की टीआरपी बढ़ाने के लिए कई बार शब्दों के चयन में हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन बड़े दिल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि वो बड़े दिल वाले हैं, सहृदय हैं, सहनशील है, और मीडिया के बारे में जयमनी जी, राजेंद्र आर्य जी, रामलाल शर्मा जी, विष्णु, आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट पे सभी मेहमानों का नमस्कार।